नमस्कार साथियों, आईआर जीके क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जो पशु परिचय भर्ती है पार्ट बी है उसकी निशुल्क क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज निशुल्क क्लासों में आज अपने 10वें नंबर की क्लास रहेगी साथियों, जिसमें जो अपना आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा कि पशु स्वास्थ्य यानी पशु स्वास्थ्य प्रबंधन अपना एक टॉपिक है। पशुपालन जो पार्ट बी के अंतर्गत है, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन या पशुओं में होने वाली बीमारी। तो साथियों, जो पशुओं में होने वाली बीमारी है उसकी एक ये लंबी क्लास रहेगी, जिसमें हम पशुओं से संबंधित जितने भी प्रकार की बीमारियां हैं, उन बीमारियों के लक्षण, उनके बचाव, उनके रोकथाम के जो उपाय किए जाते हैं वो, उनकी दवाइयों के नाम, वो सारे के सारे टॉपिक को अपन यहाँ पे क्लियर करेंगे साथियों। तो एक बार सेशन को आप शेयर जरूर कर दें साथियों, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। तो साथियों, आज के अपने इस क्लास के अंतर्गत देखते हैं अपन बिना समय गवाते हुए कि पशु स्वास्थ्य प्रबंधन। साथियों, अपना जो टॉपिक है वो कौन सा है? पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, जिसको अपन सिंपली क्या कह सकते हैं? पशुओं में होने वाली बीमारियां। क्या कह सकते हैं? पशुओं में होने वाली बीमारियां कहते हैं। अब बात करें, पहले हम देख लेते हैं कि पशु जो स्वस्थ पशु है उसके लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, और एक अस्वस्थ पशु है उसके लक्षण क्या है। फिर हम देखेंगे कि अंतः परजीवी रोग कौन से और बाह्य परजीवी कौन से हैं। ठीक है, तो ये काफी लंबी क्लास रहने वाली है साथियों, तो वीडियो को पूरा देखें, सेशन को पूरा देखें और एक बार शेयर जरूर कर दे साथियों। देखो, पशु स्वास्थ्य के लक्षण, पशु स्वास्थ्य के लक्षण देख लेते हैं। देखो, अगर स्वस्थ पशु है ना, हम बात करें स्वस्थ पशुओं के लक्षण, अगर आपका जो पशु है आपके, तो वो अगर स्वस्थ है तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं हम देखे हैं। तो पहला लक्षण है सदैव सजग एवं सतर्क रहेगा। पशु है वो सतर्क रहता है, सुस्त नहीं है, बिल्कुल यूं एक्टिव रहेगा, मतलब है यानी खाने पीने के टाइम पे भौंकना, उसका जुगाली करना, उसका खाना पीना, बिल्कुल सतर्क रहेगा, वो बिल्कुल सुस्त नहीं पड़ा रहेगा, सोया रहेगा, ऐसा नहीं है। इसका स्वस्थ पशु है तो ये लक्षण है उसका, सदैव वो सजग रहेगा और सतर्क रहेगा। फिर दूसरी बात करें, आंखें चमकीली एवं साफ होती है अगर वो स्वस्थ पशु है तो। इसके बाद है पशु की श्वसन क्रिया एवं श्वसन गति सामान्य रहती है। अगर स्वस्थ पशु है साथियों तो पशु की जो श्वसन क्रिया है वो सामान्य होगी और श्वसन जो गति है वो भी कैसी होती है? वो सामान्य रहती है। फिर बात करें कि पशु की आवाज वो उसका स्वभाव भी सामान्य रहता है। पशु की जो आवाज है वो भी कैसी है? सामान्य, और उसका जो स्वभाव है वो भी कैसा है? सामान्य। अगर पशु बीमार है तो उसका स्वभाव बदल जाएगा एक्चुअल में, यानी सुस्त, वो बिना खाए पिए दुर्बल हो जाएगा और पड़ा रहेगा, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, और आवाज में भी या तो उसकी आवाज बिल्कुल बैठ जाए या भारीपन आ जाए या वो ज्यादा बोल नहीं पाए, तो ये हो सकता है। फिर बात करें, पशु जुगाली सामान्य करता है। ठीक है, जो वो जुगाली वाला हमें देखना ही है। इसके बाद तो ये कुछ पॉइंट हो गए, और भी अपन देख लेंगे। देखो, टॉपिक है पशु स्वास्थ्य प्रबंधन। सिंपल सी बात करें, पशु का स्वास्थ्य प्रबंधन करना है हमें, उसमें पशु की बीमारी एक लंबा टॉपिक रहेगा अपने। अगर स्वस्थ पशु है तो क्या क्या लक्षण है? सदैव सजग रहेगा, सतर्क रहेगा, उसकी आंखें चमकीली एवं साफ सुथरी रहेगी। इसके बाद बात करें तो पशु की श्वसन क्रिया और श्वसन गति है वो कैसी रहेगी साथियों? तो सामान्य रहेगी। पशु की आवाज, उसका जो स्वभाव है वो कैसा रहता है? सामान्य रहता है। फिर बात करें तो साथियों, इसके बाद अपन इसका छठा पॉइंट भी देख लेते हैं कि नाक पर पानी की बूंदें जमा होती है। ठीक है, तो पशु जुगाली करना सामान्य करता है, ये हमने पहले देख लिया है। इसके बाद नाक पर पानी की बूंदें जमा होती है। तो ये कुछ जो पॉइंट थे वो स्वस्थ पशु के थे। अपन एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं साथियों कि जो स्वस्थ पशु इनके कौन कौन से लक्षण होते हैं। जिस तरह से यहाँ से देखे अपन, तो देखो, पहला पॉइंट हो जाएगा कि जो सदैव सजग और सतर्क रहता है, आंखें उसकी चमकीली और साफ सुथरी होगी, पशु की श्वसन क्रिया होगी वो कैसी होगी? सामान्य, और श्वसन गति भी सामान्य होगी। पशु की आवाज और उसका स्वभाव भी सामान्य होगा। पशु जुगाली जो करेगा वो सामान्य रूप से करेगा, और उसकी नाक की पर पानी की बूंदें जमा होती है। तो ठीक है, अगर लोगों ने घाव घाव से रिलेटेड है या कई लोगों ने पशु या जो देखा होगा तो नाक पर पानी की बूंदें भी हल्की हल्की वो जमी रहती है। तो ये जो स्वस्थ पशु के लक्षण है, ये जो 1 2 3 4 और 5 6 हमने जो ये 6 लक्षण पढ़े वो कौन से हैं? स्वस्थ पशु के लक्षण है। वापिस याद कर लेते हैं साथियों, सदैव सजग और सतर्क रहता है, आंखें चमकीली और साफ रहती है, पशु की श्वसन क्रिया श्वसन गति सामान्य रहती है, और पशु की आवाज और स्वभाव सामान्य रहता है,
पशु जुगाली करेगा वो सामान्य करेगा और नाक पर पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं, ये एक स्वस्थ पशु के लक्षण है साथियों। इसके बाद हम देखते हैं कि अस्वस्थ जो पशु है उसके लक्षण क्या रहते हैं। अस्वस्थ पशु के अपन लक्षणों को देख लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हमें ये बताया गया है कि अस्वस्थ पशुओं के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। ये देखें तो देखो, वो सतर्क नहीं रहेगा, सुस्त पड़ा रहेगा, खाना पीना थोड़ा कम ही खाएगा, तो ये उसका पहला लक्षण हो गया। आंखों में कीचड़ बहता है, एक्चुअल में जो कीचड़ नहीं मतलब आंखें उसकी साफ सुथरी नहीं रहेगी, ठीक है। तो यानी हल्का हल्का पानी जैसा बहेगा, तो अपन कह सकते हो। और उसमें भी थोड़ा बहुत मतलब इस तरह से गंदा पानी निकलता है आंखों से, है ना। आंखों से गंदा पानी निकलना, बिल्कुल साफ सुथरे जो आंसू होते हैं उस टाइप में नहीं, गंदा पानी निकलता रहता है आंखों से, तो ये हो जाएगा। इसके बाद बात करें पशु की श्वसन क्रिया, वो श्वसन गति सामान्य नहीं रहती है, ठीक है। और पशु का आवाज और स्वभाव में परिवर्तन होता है, और पशु जुगाली नहीं करता है, वो मुंह से लार आती रहती है। ये 5-6 पॉइंट हो गए। देखो साथियों, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। सतर्क नहीं रहेगा, सुस्त पड़ा रहेगा, आंखों में गंदा पानी पीता रहता है, पशु की जो श्वसन क्रिया है वो सामान्य नहीं रहेगी, और श्वसन जो गति है वो भी सामान्य नहीं रहेगी साथियों। यहाँ से इसके बाद अपन देखते हैं पशु की आवाज और उसका स्वभाव भी परिवर्तन होगा, और सामान्य रूप से जुगाली नहीं करेगा वो, और भी मुंह से लार टपकती रहती है। ये इसके 5 पॉइंट हो गए। इसके अलावा देखो साथियों, तो यहाँ से अपन बात करें, हमने 2 टॉपिक देखे, स्वस्थ पशु के लक्षण और अस्वस्थ पशु के लक्षण। यही याद करवा देता हूँ साथियों, क्योंकि मैंने कमेंट किया था एक बच्चे ने, तो उसमें एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर आप निःशुल्क क्लासेस तो ले रहे हो, तो एक्चुअल में उसने बाद में वो कमेंट डिलीट भी कर दिया, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। तो हमें याद कौन करवाएगा। मैं साथियों यही याद करा, हैंड रिटन नोट से यही याद करते हैं। देखो, स्वस्थ पशु के लक्षण की बात करें तो वो सतर्क रहेगा, सजग रहेगा। अस्वस्थ पशु है तो वो सतर्क नहीं रहेगा, सजग नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद अपन और पॉइंट ले लेते हैं। जैसे दूसरा पॉइंट, उसकी जो श्वसन क्रिया है वो सामान्य रहेगी, ठीक है, और श्वसन जो गति है वो भी सामान्य रहेगी। तो अस्वस्थ है तो श्वसन क्रिया सामान्य नहीं रहेगी। इसके बाद बात करें स्वस्थ पशु है तो आंखें कैसी होगी, चमकीली होगी, बिल्कुल यूं ब्राइटनेस होगी, और किसी प्रकार का कोई गंदा पानी या आंसू आंसू टपकते नहीं है। कई पशुओं के आपने देखे होंगे इस टाइप से पानी निकलता रहता है। अगर वो बीमार है, अस्वस्थ है, इसका मतलब आंखों से पानी निकलता रहता है। इसके बाद अपन बात करें स्वस्थ है तो बिल्कुल उसकी आवाज़ कैसी होगी, बिल्कुल नॉर्मल होगी, उसका स्वभाव भी नॉर्मल होगा। अस्वस्थ है तो आवाज़ भारीपन हो जाएगी, बोल नहीं पाएगा, ठीक है, उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ापन या गुस्सेल प्रकृति का हो जाएगा, ये होता है। तो इस तरह हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है सारे। तो सतर्क नहीं है तो स्वस्थ है तो सतर्क होगा, स्वस्थ है तो आंखों में ब्राइटनेस होगी, आंखें चमकीली होगी, स्वस्थ होगी, नहीं तो आंखों से पानी बहेगा गंदा। पशु की श्वसन क्रिया सामान्य होगी अगर स्वस्थ है तो, और स्वस्थ नहीं है तो श्वसन क्रिया सामान्य नहीं होगी। यही याद कर ले साथियों। पशु की आवाज और स्वभाव में परिवर्तन होता है, ठीक है। जब वो अस्वस्थ है और स्वस्थ है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। पशु स्वस्थ है तो सामान्य रूप से ही जुगाली करेगा वो, ठीक है, लेकिन अस्वस्थ है तो वो जुगाली नहीं करेगा, खाना चबाना बंद कर देगा, पशु जुगाली नहीं कर पाएगा। और साथ साथ में जुगाली नहीं करके भी मुंह से लार भी टपकेगी, उसके मुंह से लार आएगी अगर वो अस्वस्थ है। तो इस स्वस्थ और अस्वस्थ पशु के लक्षणों को देखा, 2 बार अपन ने रिवाइज किया साथियों। अब आगे बढ़ते हैं और साथियों इसके बाद देखें कि पशु में बाह्य और अंतःपरजीवी रोग की बात करते हैं। तो इसके बाद अपना जो टॉपिक आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, पशु में अंतःपरजीवी रोग। तो साथियों अपन बात करें तो पशु में 2 प्रकार के रोग होते हैं। हमें पहले देखो इनके रोगों को अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अंतःपरजीवी रोग कौन कौन से और बाह्य परजीवी रोग कौन कौन से वो हमें पता होना चाहिए। तो पहले जो अपन है वो देख लेते हैं कि अंतःपरजीवी रोग क्या होते हैं। एक बार इसको अपन पूरा देख लेते हैं क्या क्या है। देखो बात करें साथियों, संक्रामक रोगों के अतिरिक्त परजीवी, अंतःपरजीवी और बाह्य परजीवी पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादकता को भारी क्षति पहुंचाते हैं। देखो पशुओं में मुख्य रूप से संक्रामक रोग होते हैं। संक्रामक रोगों के अतिरिक्त अंतःपरजीवी, देखो परजीवी हो सकते हैं, परजीवी रोग, अंतःपरजीवी रोग और बाह्य परजीवी है। पशु स्वास्थ्य और पशुओं की जो उत्पादकता है, जहाँ अपन दूध की बात करते, मांस की बात करते, तो उनकी उत्पादकता को भारी क्षति पहुंचाते हैं। अतः अंत तथा बाह्य परजीवियों का प्रबंधन तथा उपचार अत्यंत आवश्यक है। अत्यंत क्या है, आवश्यक है। पशुपालक एवं किसान जानते हैं कि पशुओं
के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, जिसके कारण पशु खाना छोड़ देता है। पशु क्या करता है? खाना छोड़ देता है, या पौष्टिक खान पान के बावजूद भी या पौष्टिक खान पान के बावजूद भी कमजोर होता चला जाता है। कभी कभी दस्त होने लगते हैं, जिससे पशु का स्वास्थ्य गिरता चला जाता है। तो एक बार मैं वापिस, अंतःपरजीवी, ठीक है, संक्रामक रोगों के अतिरिक्त अंतःपरजीवी, देखो परजीवी, अंतःपरजीवी, बाह्य परजीवी पशु स्वास्थ्य और पशु उत्पादकता को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। यानी पशु का स्वास्थ्य है वो खराब हो जाएगा, ठीक है, और पशु की उत्पादकता है साथियों, जिसे अगर गाय को अगर रोग हो जाता है अंतःपरजीवी, तो कहीं ये जो सारे रोग हो जाते हैं, तो वो दूध देना कम कर देगी, उसके वजन में कम हो जाएगा। और अगर अपन बात करें भेड़ बकरी, उनकी बात करें तो उनके मांस उत्पादन में, भेड़ दूध उत्पादन में कई यानी उत्पादकता में कमी आ सकती है। तो अतः अंतःपरजीवी बाह्य परजीवी को प्रबंधन उपचार करना अत्यंत आवश्यक है। पशुपालक व किसान जानते हैं कि पशुओं के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, जिसके कारण वो खाना पीना छोड़ देते हैं, या पौष्टिक खान पान के बावजूद भी वो कई बार कमजोर हो जाते हैं, दस्त लग जाते हैं, ठीक है, और कभी कभी दस्त कारण पशु का स्वास्थ्य गिरता रहता है। इसके बाद देखते हैं साथियों, ये सामान्य जानकारी होगी अभी तो। इसके बाद अगर अपन देखें तो दस्त होने लग जाते हैं, जिससे पशु का स्वास्थ्य गिरता चला जाता है, और इससे पशु की उत्पादकता भी प्रभावित होती है। अंतःपरजीवी 3 प्रकार के होते हैं साथियों, आप देख पा रहे होंगे अंतःपरजीवी 3 प्रकार के होते हैं। अंतःपरजीवी 3 प्रकार के होते हैं, देखो ये पहला हो जाएगा, तो ये है आपका चपटेकृमि। क्या हो जाएगा साथियों? चपटेकृमि। दूसरा है वो है गोलकृमि। दूसरा क्या हो जाएगा? गोलकृमि। और तीसरा है साथियों वो है फीताकृमि। तो अंतःपरजीवी, ये एक प्रश्न सीधा यहाँ से बन सकता है, इंपॉर्टेंट कर लो साथियों, कि अंतःपरजीवी कितने प्रकार के होते हैं, या निम्न में से कौन सा अंतःपरजीवी नहीं है? चपटेकृमि, गोलकृमि, फीताकृमि 3 प्रकार के होते हैं। चपटेकृमि, गोलकृमि, फीताकृमि, यही याद कर लो साथियों, क्योंकि एक स्टूडेंट ने कमेंट किया सर याद कौन करवाएगा, मैं वापस बता दें तो याद यही करना है। अंतःपरजीवी 3 प्रकार के होते हैं, चपटेकृमि, गोलकृमि और फीताकृमि। बात करें चपटेकृमि, ठीक है, जिसे बात करें लीवर फ्लूक, एम्फियोस्टोमस आदि, जो कि गोंगों के माध्यम से फैलते हैं, तो ये चपटेकृमि होते हैं। हिमोंकस और टोक्सोकेरा ये है गोलकृमि, और मोनोजेनिया ये है फीताकृमि। तो अंतःपरजीवी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। चपटेकृमि कौन कौन से नाम है? लीवर फ्लूक है, एम्फियोस्टोमस है, ये 2 नाम याद रखें, जो कि गोंगों के माध्यम से होते हैं। इसके बाद बात करें दूसरा गोलकृमि। गोलकृमि में हिमोंकस और हिमोनकस, ठीक है साथियों, याद लिख के याद कर लेना, हिमोनकस एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा है कौन सा? टोक्सोकेस। टोक्सोकेस है ना, ये 2 नाम हो जाएंगे कौन से? हिमोंकस और टोक्सोकेस, ये है गोलकृमि, और मोननजिया ये है फीताकृमि। तो ये होगी अंतःपरजीवी या बाह्य परजीवी की सामान्य जानकारी। अंतःपरजीवी हमें यहाँ से याद रखना है कि अंतःपरजीवी 3 प्रकार के होते हैं, चपटेकृमि, गोलकृमि, फीताकृमि। चपटेकृमि में लीवर फ्लूक इंपॉर्टेंट है, गोलकृमि हिमोंकस और टोक्सोकेस 2 हैं, और फीताकृमि में मोनेंजिया, ये एक नाम याद है, फीता मोनेंजिया, फीता मोनेंजिया, ये नाम याद कर लेने साथियों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है बचाव के उपाय। अगर अंतःपरजीवी रोग हो जाए, 3 नाम हमने पढ़े, अगर ये रोग होता है तो क्या उपाय करेंगे अपन? देखो पहला उपाय बात करें कि पेट के कीड़ों से बचाव के लिए, पेट के कीड़ों से बचाव के लिए वर्ष में 2-3 बार कृमिनाशक दवाइयों जैसे दवाई याद रखना, जैसे क्लोसेंटल, एल्बेंडाजोल और फेनबेंडाजोल इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। 3 दवाइयां हैं साथियों, 1, 2 और 3। देखो बचाव, अगर अंतःपरजीवी रोग होता है, इसका मतलब किसान जो भी पशुपालक है, सिंपल सी बात करें, इसका मतलब उस पशुपालक को पता है कि ये खाना पीना थोड़ा कम कर दिया है उसने। देखो लक्षण आप बात याद करें, अंतःपरजीवी है तो जो पशु होगा उसको बार बार दस्त लगेंगे, ठीक है, वो दुबला पतला हो जाएगा, और वो खाना पीना थोड़ा कम कर देगा। खाना पीना थोड़ा कम कर देगा
ठीक है। और इसके बाद अगर अपन खाना पीना दे भी रहे हैं तो वो उसको दस्त लग जाएगी, उसका शरीर धीरे धीरे दुर्बल होता जाएगा। तो ये अंतःपरजीवी लक्षण है। तो इससे सामान्य जानकारी में ये लगा देनी है कि इसका मतलब पशु के पेट में कीड़े पड़ गए हैं। क्या लग गए हैं? पशु के पेट में कीड़े पड़ गए, उन कीड़े को मारने वाली दवाई है तो अंतःपरजीवी रोग खत्म हो जाएगा। तो ये बचाव के उपाय ये 3 देखो, पेट के कीड़ों से बचाव के लिए वर्ष में 2-3 बार उसको अलग, जिस तरह अगर पशु खाना अच्छा खा रहा है, ठीक है, इसके बाद भी उसको दस्त लग रहे हैं, तो इसका मतलब उसके पेट में कीड़े पड़ गए हैं, अंतःपरजीवी रोग हो गया है। उसके पेट में कीड़े पड़ गए हैं, अंतःपरजीवी रोग हो गया। सिंपल सी बात है, वर्ष में 2-3 बार उन कृमियों जैसे गोल कृमि, चपटे कृमि, तो फीता कृमि, इनमें से कोई भी हो सकता है, इन तीनों में से। तो यानी कृमि को मारने वाली दवाइयों का उपयोग कर देना। 3 दवाइयां हैं, तीनों के नाम लिख लेते हैं वापिस। जैसे क्लोसेंटल है, पहली है क्लोसेंटल। पहली दवाई का नाम क्या है साथियों? पहली दवाई का नाम है क्लोसेंटल। क्लोसेंटल पहली दवाई हो जाएगी, ठीक है। ये कृमि को मारने वाली है। इसके बाद है दूसरी एल्बेंडाजोल। दूसरी दवाई कौन सी हो जाएगी? एल्बेंडाजोल या एल्बेंडाजोल। इसके बाद तीसरी है फेनबेंडाजोल। दूसरी कौन सी हो जाएगी? फेनबेंडाजोल। एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, तो ये 3 दवाइयां हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। तीन किसको मारने की? फीता कृमि को मारने की है, ठीक है। पेट के कीड़ों से बचाव के लिए वर्ष में 2-3 बार कृमिनाशक दवाइयों का उपयोग करना है हमें। और कृमिनाशक दवाई जैसे क्लोसेंटल दवाई होगी अपनी, एल्बेंडाजोल दवाई होगी और फेनबेंडाजोल, ये 3 दवाइयों का हमें उपयोग करना है साथियों। तो ये हो गया अपना अंतःपरजीवी रोग। कौन सा हो गया? अंतःपरजीवी रोग हो गया। पेट के अंदर, पशुओं के पेट के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, उनका स्वास्थ्य डाउन हो जाता है, वजन कम हो जाता है, दस्त लग जाते हैं, खाना पीना बंद कर देता है। अंतःपरजीवी रोग के लक्षण हैं। ये 3 दवाइयां हैं जो वर्ष में 2-3 बार देंगे, तो इस प्रकार के कीड़े नहीं पड़ेंगे पशुओं के पेट में। इसके बाद देख लेते हैं आगे। देखो, यह दवाई पशु चिकित्सक के सलाह के अनुसार दे, वो 1 वर्ष में, ठीक है, और वर्षा ऋतु से पहले, उसके बाद में 2 या देखो, अब बात करें जिस तरह से यहाँ आप देख पा रहे होंगे, एक बार इसको यहाँ देख लेते हैं अपन। देखो, यहाँ देखे साथियों, देखो, यह दवाई पशु चिकित्सा की सलाह के अनुसार दे, वो वर्षा ऋतु से पहले एवं बाद में 2 बार इन कृमिनाशक दवाइयों का प्रयोग अत्यंत लाभप्रद होता है, ठीक है। वर्षा ऋतु से पहले कब स्टार्ट करना है? वर्षा ऋतु से पहले इन दवाइयों का उपयोग वर्ष में 2 बार कर देना है, ठीक है। यानी पहले की बात करें, 3 दवाइयों के नाम तो हो गए, लेकिन इन दवाइयों को हमें पशु चिकित्सक है उनसे भी एक बार कंफर्म कर देना, उनसे भी सलाह लेनी है कि हमारे बकरी है या भेड़ है या गाय है, बैल है, भैंस है, जो भी इस प्रकार की बीमारी अगर बार बार हो रही है तो एक बार उसका चेकअप करा ले, या फिर उससे सलाह ले ले कि हमें इस प्रकार की दवाई है। तो वो दवाई जब भी देगा तो हमें ये बताएगा कि वर्षा ऋतु से पहले उसका उपयोग कर लेना है ना। वर्षा ऋतु से पहले वर्ष में 2 बार अगर ऐसी दवाइयों का उपयोग कर लेते हैं तो पशु का जो स्वास्थ्य होगा काफी अच्छा होगा, ऐसी जो बीमारियां होती है वो नहीं होगी फिर। इसके बाद देखिए अपन, ये पहला हो गया। फिर बात करें तो तालाब के आसपास की घास को पशुओं को न चरने दें, क्योंकि इसी पर संक्रामक परजीवी पनपते हैं। वह तालाब में बतख पाले जो कि घोंगा खाना पसंद करती है, और घोंगों के प्रकोप को कम करने के लिए तालाब के आसपास कॉपर सल्फेट का प्रयोग करें। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, है ना, कॉपर सल्फेट का प्रयोग करें। देखो, 2 उपाय बताए हमें, दो बातें ध्यान में रखनी है। देखो, अंतःपरजीवी वापस रिवाइड कर लेते हैं। अगर पशु खाना पीना बंद कर देता है और पशुओं के अंतर्गत पशु खाना पीना कम कर दे, ठीक है, पशु का स्वास्थ्य कम हो जाए, अरे अच्छा खाना पीना खा रहा है, इसके बाद भी उसको दस्त लग जाते हैं, वजन कम हो रहा है उसका, तो इसका मतलब अंतःपरजीवी रोग हो गया है और पशु के पेट में कीड़े पड़ गए। 3 दवाइयां बता दी अपन को, ठीक है। 3 दवाइयों का पहला हमें ध्यान रखना है कि पहले हमें डॉक्टर को बता देना है, जो पशु चिकित्सक होगा उससे सलाह लेनी है। दूसरी बात, वो दवाई वर्ष में हमें वर्षा ऋतु आने से पहले उसका 1-2 बार प्रयोग कर देंगे, ज़्यादा बेहतर है। दूसरी हमें सावधानी क्या रखनी है कि जो पशु है उसके तालाब के आसपास उसको चरने नहीं देना है,
तालाब के आसपास चरने, क्योंकि जो भी परजीवी जो संक्रामक परजीवी है, ठीक है, एक दूसरे में जो फैलने वाले हैं, तो संक्रामक परजीवी है उन घास पर रहते हैं। जैसे वो घास खाएगा तो वो वापस रोग होगा, तो कहीं ना कहीं वो बीमारियां और बढ़ेगी। तो तालाब, और तालाब में बतख है, तो तालाब में क्या करना है, बतखों का अगर मान लें कि पशुपालन, जैसे कि एक बड़े लेवल पे पशुपालन किया जा रहा है, छोटा मोटा आसपास में तालाब भी हो और उसके आसपास घास फूस अच्छी है, और वहीं पे अ, चारा वारा का मतलब वो चर रहे हैं पशु, तो तालाब में ऐसे समय में बतख को तो ज्यादा पालेंगे, तो बतख होंगे क्या करेंगे, उस घोंगे को खत्म कर देंगे। तो घोंगा होगा वो जो बीमारी फैलाएगा वो नहीं फैला पाएगा। ठीक है, तो घोंगों के प्रकोप को और कम कर देना। ठीक है, बतख अगर नहीं पाल पा रहे हैं, बतख कम है, देखो बतख पालेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, तालाब के आसपास चरने नहीं देना है। लेकिन अपने पास विकल्प है कि हमें तालाब के आसपास ही चरने देना है, घास फूस अच्छी है, तो हमें दूसरा काम उससे पशुओं को संक्रामक रोग से बचाने के लिए हमें तालाब में बतखें पालनी है, ताकि वो घोंगे को खत्म कर देंगे। ठीक है, ताकि घोंगे जो संक्रामक रोग फैलाते हैं वो कम फैला पाए। लेकिन ठीक है, तालाब पे चराना भी है, इसके बाद बतखें भी नहीं है हमारे पास, तो उस घोंगे के प्रकोप को कम करने के लिए तालाब के आसपास कॉपर सल्फेट का प्रयोग कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कॉपर सल्फेट का, ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। तालाब में घोंगे को या घोंगे के प्रयोग को या जो प्रकोप है उसको कम करने के लिए किस केमिकल का हमें उपयोग करना है, तो वो है कॉपर सल्फेट साथियों। कौन सा है, कॉपर सल्फेट है। तो ये हो गया आपका अंतः परजीवी लक्षण का पूरी की पूरी जानकारी साथियों। किस प्रकार होगा, कौन सी दवाई होगी, कब दवाइयों का उपयोग करना है, क्या हमें सावधानी रखनी है, और ये कॉपर सल्फेट वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये हो गया अपना अंतः परजीवी। अब अपन बाह्य परजीवी लक्षणों को देख लेते हैं कि बाह्य परजीवी लक्षण कौन से हैं और बाह्य परजीवी रोग कौन कौन से हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अब स्टार्ट हो रहा है, वो है आपका, एक मिनट, ठीक है, चलो साथियों, अब आप देख पा रहे होंगे, अब जो दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अपना, कि बाह्य परजीवी रोग। क्या स्टार्ट हो रहा है, बाह्य परजीवी रोग। देखो, इनमें मुख्यतः कलनियां, जू, मक्खियों, माइट आते हैं। ठीक है, देखो क्या क्या आता है इसमें, एक तो कलनियां, जू, मक्खियां और माइट आते हैं। ये पशु का खून चूसते हैं, जिससे खून की कमी व अन्य बीमारियां हो जाने के कारण पशु उत्पादकता पर कुप्रभाव पड़ता है या बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो बाह्य, देखो अंत परजीवी किसी के अंदर रहने वाले को कहते हैं अंत परजीवी। बाह्य परजीवी ने किसी के ऊपर अपना जीवन यापन करने वाले होते हैं, उसको कहते हैं बाह्य परजीवी। तो अंत परजीवी नहीं, वो पेट के अंदर रहते हैं, कई आंतों में रहते हैं या पेट के अंदर रहते हैं, तो अंत परजीवी। बाह्य परजीवी यानी किसी के ऊपर जीवन निर्वाह करते हैं, तो ये उनके शरीर पे रहते हैं। जैसे जो जाना, माइट है, मक्खियां हैं, तो वो शरीर के ऊपर रहेगी। ये पशु का खून चूसते हैं, जिससे खून की कमी हो जाती है, वो अन्य बीमारियां हो जाने के कारण पशु उत्पादकता पर कुप्रभाव पड़ता है। वो बाह्य परजीवों से ग्रसित पशु की खाल की कीमत भी बाजार में कम मिलती है, कम कीमत में मिलती है। तो यानी कहीं ना कहीं, अगर देखो यहाँ देखें, बाह्य परजीवों से ग्रसित पशु की जो खाल होती है उसकी कीमत भी मार्केट में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये हो गया बाह्य परजीवी के कुछ और बातें, यहां से अपन और देख लेते हैं इसमें। देखो यहां से अपन वापिस देख लेते हैं इसको। तो यहां तक हमने पढ़ा कि बाह्य परजीवियों से ग्रसित पशु की खाल की कीमत भी बाजार में कम मिलती है, और कभी कभी पशुओं के शरीर में घाव भी हो जाते हैं, जिनमें मक्खियां अंडे दे देती है और अंडों से कीड़े पड़ जाते हैं। यह घाव कई दिनों तक ठीक न होने के कारण अंततः पशु का उपचार पर खर्च ज्यादा आता है। तो ये हो गया आपके बाह्य परजीवी लक्षण। यानी अपन कह सकते हैं कि तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पशुओं पर जो जू पड़ जाती है, या अगर छोटा मोटा घाव भी पड़ जाता है, उस पर मक्खियां बैठती हैं, तो मक्खियां धीरे धीरे उस घाव को और बढ़ा देती है। ठीक है, उन इस प्रकार अगर कोई बीमारी हो जाती है उसको कहते हैं बाह्य परजीवी रोग। क्या कहेंगे अपन, बाह्य परजीवी रोग, यानी पशुओं के शरीर पर बैठ कर होने वाले रोग, है ना। पशुओं के शरीर पर जू है, मक्खियां है, माइट है, अगर ये बैठ जाते हैं और ये अगर रोगों को फैलाते हैं, तो उनको कहते हैं बाह्य परजीवी रोग कहते हैं साथियों। देखो वापिस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मुखिया, कलनियां, जू, मक्खियां, माइट आते हैं।
ये पशु का खून चूसते हैं, खून की कमी हो जाती है, अन्य बीमारियां भी हो जाने पशु उत्पादकता पर कुप्रभाव पड़ता है या बुरा प्रभाव पड़ता है, पशु उत्पादकता कम हो जाती है। बाह्य परजीवियों से ग्रसित पशु की खाल की जो कीमत है वो भी मार्केट में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ऐसे पशुओं के शरीर पर अगर घाव पड़ जाता है तो मक्खियाँ वहाँ बैठ जाएगी, मक्खी अंडे देगी और धीरे धीरे उस घाव को और बड़ा कर देगी और उस घाव को भी ठीक कराने में और अधिक खर्चा करना पड़ता है। तो कहीं न कहीं पशु में विभिन्न प्रकार की और बीमारियाँ फैल जाती हैं। तो ये होता है बाह्य परजीवी रोग की सामान्य जानकारी। अब देख लेते हैं बाह्य परजीवी के उपाय, लक्षण, बचाव भी और क्या-क्या हो सकती हैं। ठीक है। तो ये अब अपने सामने अब है बाह्य परजीवी के बचाव, ठीक है? उसमें तो हमने 3 दवाइयाँ देखी थी और देखा था कि तालाब के आसपास चरने नहीं देना है, वर्षा ऋतु से पहले 2 बार दवाई दे देनी है, तालाब के आसपास चरना है, तो फिर बतखों को पालो, घोंघा उत्पात घोंघे को कम करेंगे, घोंघे के प्रकोप को, तो कॉपर सल्फेट का उपयोग करो। इस तरह की सारी हमने जानकारी अंतःपरजीवी में देखी थी। अब बाह्य बाह्य परजीवी रोग के अंतर्गत हमें देखना है कि बचाव के उपाय क्या-क्या कर सकते हैं। रोगों से बचाव तो करना पड़ेगा, तो बचाव के उपाय हम देखते हैं यहाँ पे। देखो, पहला उपाय है बाह्य परजीवियों से बचाव के लिए वर्ष में कम से कम 2 बार परजीवी नाशक दवाइयों का उपयोग करना है। जैसे यहाँ देखो, पहली दवाई दे रखी है साइपरमेथ्रिन, क्या दे रखी है, साइपरमेथ्रिन। दूसरी है डेल्टामेथ्रिन और आदि से पशुओं को स्नान करवाना चाहिए। साइपरमेथ्रिन या डेल्टामेथ्रिन के 0.1 से 0.4%, 0.1 से 0.4% अर्थात 1 लीटर पानी में 1 से 4 मिलीलीटर दवा मिलाकर घोल बना लें और पशु को नहला दें। क्योंकि ये देखो, बचाओ, ये पशुओं के ऊपर मक्खी, कीड़े, ठीक है, उनके बैठने से होता है, ठीक है, उन पे माइट बैठ जाए, मक्खियाँ बैठ जाती है, जो अगर पड़ जाती है तो पशु यानी पशु को सिंपल सी बात करें, बाह्य परज अगर देखो इन दवाइयों का उपयोग नहीं करें, हमें केयर करनी है पशुओं की, तो हर बात करें 15-20 दिन के अंतर्गत उन पशुओं को अच्छे से नहला दें, ठीक है? उन पशुओं को अच्छे से नहला देंगे तो जो भी जू या मक्खियाँ बार-बार बैठ रही हैं, तो वो भी खत्म हो जाएगी। तो कहीं न कहीं सिंपल सी बात करें अपन, तो पशु की अगर जितनी केयर कर पाएँगे, तो बाह्य परजीवी रोग नहीं होगा, ठीक है? बाह्य परजीवी रोग अगर केयर नहीं कर पाए हैं, उसकी साफ-सफाई नहीं कर पाएँगे, तभी होता है। तो बाह्य परजीवी रोगों से बचाव करने का दवाइयों से भी बेटर सबसे अच्छा उपयोग है, सिंपल सी है, पशुओं को नहला दो, उसको साफ-सुथरा रखो, साफ-सुथरा जगह उसको बाँधो, तो वो अच्छा रहेगा। वरना वो कीचड़ में बैठेगा, कीचड़ में उठेगा, ठीक है? तो धीरे-धीरे और मक्खियाँ गंदगी फैलेगी तो बाह्य परजीवी रोग ज़्यादा होता है। तो बाह्य परजीवी रोग से बचाव के लिए वर्ष में कम से कम 2 बार परजीवी नाशक दवाइयों का उपयोग करना, उसको स्नान करा देना। इससे अच्छा हमें उसकी केयर करनी है, उसको साफ-सुथरी जगह बिठाना है, साफ-सुथरी जगह उसको नहला भी दो, तो वो हो जाएगा। लेकिन हमें फिर भी केमिकल जो दवाइयाँ हैं, उनको नाम याद रखना है। एक है साइपरमेथ्रिन और डेल्टामेथ्रिन। ये 2 दवाइयाँ होती हैं, मतलब लिक्विड केमिकल हैं एक्चुअल में ये। तो इन जो लिक्विड जो दवाइयाँ हैं, उनका उपयोग करना है स्नान बनाने में, स्नान करवाने में। और घोल क्या है या क्या उपयोग करना है? तो 1 लीटर पानी लेना है, 1 लीटर पानी लेके 1 से 4 मिलीलीटर उसका घोल बना लेना है, ठीक है? तो बड़ा पशु है तो 50 लीटर निकालना है, तो उसके हिसाब से निकालेंगे अपन, ठीक है? इसका 50 गुना ले लेंगे अपन। तो यानी जितना पशु को नहलाने में पानी उपयोग करना है, उतनी ये 1 लीटर का एवरेज निकाला हमें, है ना? हमें 1 लीटर का के लिए दे रखा है कि हमें 1 से 4 एमएल जो दवाई है आपकी, कितनी डेल्टामेथ्रिन या साइपरमेथ्रिन है, तो इतनी दवाई ले लेनी है और इतना वाटर। तो फिर इसको मिक्स करके घोल बना देना चाहिए। 1 लीटर का बनाए, हमें 20 लीटर, 50 लीटर जितना चाहिए, जितना बड़ा पशु है, जितनी पानी की रिक्वायरमेंट है, जितने घोल की रिक्वायरमेंट है, जितना सॉल्यूशन बनाएँगे, उसके हिसाब से हम दवाई का उपयोग करेंगे। दवाई हमें वहाँ पे 3 थी, यहाँ पे 2 है, साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन याद रहेगा, ठीक है? डेल्टा डेटोल याद कर लो, डेल्टा डेटोल, है ना? डेटोल जो कीटाणुओं को दूर करने के लिए बार-बार हाथ धोना, नहाना, डेटोल से नहाओ, डेटोल से नहाओ, बार-बार टीवी पे ऐड आती रहती है, तो हमें डेल्टामेथ्रिन, डेटोल याद कर लो, है ना? डेटोल का उपयोग नहाने में, डेल्टामेथ्रिन का उपयोग भी नहाने में। तो ये 2 दवाइयाँ हैं, साइपरमेथ्रिन और डेल्टामेथ्रिन। तो एक तरीका है डेल्टामेथ्रिन याद करने का। डेटोल नहाने के लिए उपयोग में आता है,
तो डेल्टामेथिन भी नहाने के उपयोग में काम आता है। तो एक जानकारी तो ये हो गई अपनी। दूसरी बात करें नहाने से पूर्व, देखो दूसरी जानकारी है साथियों, नहलाने से पूर्व पशुओं को पानी अवश्य पिला लेना चाहिए। ये हमें जानकारी रखनी होगी। अगर पशुओं को नहला रहे हैं अपन तो पशुओं को पानी अवश्य पिला देना चाहिए। अब उसका रीजन क्या है, अब पशु अगर प्यासा है और आपने अगर उस केमिकल से उसको नहला रहे हो तो वो पानी उसके बॉडी से उतरेगा, मतलब नाक मुंह से सब जगह तो पानी जाना है, तो वो दवाई को फिर पिए जाएगा। वो क्या करेगा, उस दवाई को उस पानी को चाट के पी जाएगा। तो उससे बचने के लिए सिंपल सी बात है, नहलाना है इससे पहले उसको भरपेट पानी पिला दो। यानी उस पशु को पानी पिला देंगे तो जब नहाएंगे तो जो भी पानी उतरेगा, दवाई उतरेगी मुंह से, तो वो पिएगा नहीं, उसको चाटेगा नहीं। तो ये सिंपल सा ये इसलिए है कि नहलाने से पूर्व पशुओं को पानी अवश्य पिला देना चाहिए। तो उसका रीज़न वही है कि आप जिस भी केमिकल से ना, डेटॉल से या डेल्टामेथिन, डेटॉल यानी डेल्टामेथिन से नहला रहे हो तो वो डेल्टामेथिन को पिएगा नहीं, सिंपल सी बात है। तीसरी, यह दवाई जहरीली होती है अतः इनका उपयोग सतर्क सावधानी से करना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ बताया था कि नहलाने से पूर्व इसलिए इसको पानी पिला देना है कि जब भी दवाई शरीर से उतरेगी तो अगर वो दवाई उसके नाक या मुंह के आसपास आ रही है, जो लिक्विड है उसको वो चाटेगा नहीं या वो पी नहीं जाए उसको, है ना। तो ये दवाइयाँ जहरीली होती है तो इनका उपयोग सतर्कता में सावधानी से करना चाहिए। फिर बात करें पशुशाला की प्रत्येक दिन साफ सफाई करें और उसकी सतह पर चूने का छिड़काव करें। तो ये दो जानकारी और होगी, अपनी तीन बातें पढ़ ली और क्या क्या है ये पांच हो गए। चौथा पॉइंट अपने सामने है कि पशुशाला यानी गौशाला या जहाँ पे पशु पाल रहे हैं कि प्रत्येक दिन साफ सफाई करें और उसकी सतह पर चूने का छिड़काव करें और पुरानी बिछावन आदि हो तो उसे बदलते रहें। तो वो ही मैंने कहा चौथा पॉइंट ही, इन सभी दवाइयों को याद करने, सभी दवाइयों को उपयोग करने से बेहतर है एक ही काम करो, साफ सुथरी जगह उसको बांधो, जहाँ उसको बांध रहे हो उसको सफाई करते रहो। 15-20 दिन में उस पशु को, ज़्यादा से ज़्यादा महीने भर में 1-2 बार उसको नहला दो अच्छे से, तो किसी भी प्रकार की बाह्य परजीवी कोई भी रोग नहीं होने वाला है। अदरवाइज ऐसे ही कीचड़ में बैठता रहेगा, उठेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत भी घाव हुआ, मक्खियाँ बैठेगी, ध्यान नहीं दिया तो वो घाव और फटेगा और भी कई प्रकार की बीमारी हो जाएगी अगर घाव अंदर चला गया। तो पशुशाला यानी जहाँ पशु बांध रहे, चाहे भेड़ हो, चाहे बकरी, बैल, जो भी पशु है, प्रत्येक दिन उसकी साफ सफाई करो, ठीक है। जहाँ उसको बांध रहे हैं वहाँ थोड़ा बहुत चूना वूना डाल दो, ठीक है। और मच्छरों के मारने वाली दवाइयों को भी छिड़काव कर सकते हो और पुरानी बिछावन हो तो उसको बदलते रहो। अगर उसको बिछाने का दे रहे हो तो वो सारी चीजें अपन ध्यान रख सकते हैं। तो साथियों ये हो गया आज का अपना जो बाह्य परजीवी है और अंत परजीवी वाले रोग, है ना। तो ये हमने साथियों बाह्य परजीवी और अंत परजीवी वाले रोग, जो सामान्य जानकारी किस तरह से बाह्य परजीवी रोग होता है, किस तरह अंत परजीवी रोग, ये देखा, उनके बचाव देखें और उनकी क्या क्या दवाइयाँ वो देखा, ठीक है। तो यहाँ से अपना अंत परजीवी बाह्य परजीवी रोग खत्म होता है, फिर नया टॉपिक स्टार्ट होता है साथियों।